She has an expertise in managing complex fertility issues and स्पेशलिस्ट इन मैनेजिंग पीसीओएस। तभी हमने सोचा सिस्ट की बात करते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, पुअर ओवेरियन रिजर्व एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, दैट इज मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ एंड नेचुरल साइकिल आईवीएफ। सो डॉक्टर कांची, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, नेचुरल साइकिल। तो हम टुवर्ड्स द एंड इसके बारे में जरूर बात करेंगे, बट अगेन बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, ओवेरियन सिस्ट। एक्चुअली में सिस्ट नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सिस्ट को कैंसर से कोरिलेट भी करने लगते हैं, बट एक्चुअली में ये सिस्ट सच में हमें डराने वाले हैं और वी शुड जस्ट से कि कोई बात नहीं है तो देखा जाएगा। सो ओवर टू यू विद ओवेरियन सिस्ट। सो थैंक यू पूर्णिमा जी। सो बेसिकली ओवेरियन सिस्ट क्या होते हैं? ओवेरियन सिस्ट होता है दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स, है ना, पानी भरे हुए गोले हैं। बेसिकली बलून की तरह एक पानी भरा हुआ गोला है, बलून है, जो एक्चुअली सिंपल भी हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कई बारी हमने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में हल्का सा दर्द था, उसमें किसी ने बोल दिया कि एक सिस्ट है। अब कई बारी हमने ऐसे ही पेट को टच करके देखा, किसी का बड़ा सिस्ट था, तो वो हमें पेट को टच करते हमें पता चल गया कि वो सिस्ट है। या क्या किसी ने पेट का सीटी करा लिया या किसी ने एमआरआई करा लिया और उसमें कोई सिस्ट आ गया। तो अब ये जो सिस्ट है ये एक्चुअली में क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और कौन से ऐसे सिस्ट होते हैं जिसके लिए हमें एक्चुअली में डरना है? तो ये हम पहले बेसिक से बात करना शुरू करेंगे। जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा, आगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हर फीमेल में जब भी उसको मेंसेस आते हैं, तो हर फीमेल में एक एग मेंसेस के स्टार्टिंग से बड़ा होना शुरू होता है। वो एग जो है वो जब बड़ा होता है तो वो एक सिस्ट का फॉर्म लेता है, क्योंकि उसमें पानी भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, उसका साइज बढ़ता रहता है, वो बलून की तरह बढ़ता रहता है। फिर क्या होता है, जब वो सिस्ट एक पर्टिकुलर साइज का हो जाता है, इतना यानी 20 mm का या 22 mm का या 24 mm का, तो वो सिस्ट रप्चर हो जाता है। वो जब सिस्ट रप्चर होता है उसमें से एग रिलीज होता है, ठीक है। वो सिस्ट के अंदर एग है और सिस्ट के अंदर पानी है, ठीक है। फिर वो रप्चर हुआ, रप्चर होके उसने एग रिलीज कर दिया। एग अब अगर गर्ल है तो ऑब्वियसली वो एग रिलीज हो जाएगा, उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो पेंसेस आ जाएंगे उसको दोबारा से। राइट। जिसका एग फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, उसको उसको प्रेगनेंसी हो जाएगा। अब ये ये कुछ सेट ऑफ, ये नॉर्मली पॉपुलेशन में ऐसा होता है, हर महीने एक एक बनता है, बढ़ता है, रप्चर होता है, फिर हर महीने एक एक बनता है, बढ़ता है, रप्चर होता है। 80% ऑफ द पेशेंट्स में, यूजुअली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ऐसे ही फीमेल में चलता रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो एग है ये बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, पर वो रप्चर नहीं हुआ। ओके। जब वो रप्चर नहीं हुआ तो उसने एक पानी का सिस्ट बना दिया, उसके अंदर पानी है, सिर्फ एग नहीं है। एग होता तो वो रप्चर हो जाता, बस उसमें पानी बढ़ता गया और उसने सिस्ट का फॉर्म ले लिया। तो 90% ऑफ द टाइम्स ये जो सिस्ट हमें इंसिडेंटली जो मिल जाते हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो ये फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं, ये सिंपल सिस्ट होते हैं। ये जस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हल्का सा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से एग रप्चर नहीं हुआ है। और जो एग रप्चर नहीं हुआ, उसका एग का जो थैला है वो बना हुआ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। एक ना एक दिन वो अपने आप रप्चर हो जाएगा। वो कौन सा दिन होगा ये हमें नहीं पता होता है, पर एक ना एक दिन वो खुद से रप्चर हो जाता है। तो ये जो सिस्ट है, अगर उसका साइज जो है 2 सेंटीमीटर से लेकर इनफैक्ट 7.5 8 सेंटीमीटर तक का भी है, तो वो नॉर्मल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है। बट यस, उसका इवैल्यूएशन हमें जरूर करना है, क्योंकि अगर बड़ा सिस्ट होगा तो कुछ लोगों को पेन हो सकता है। ओके। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में बड़ी हो गई, उसकी वजह से पेन हो सकता है। अब हमें उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। मान लीजिए किसी को पेट में दर्द हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड करके देखा, उसमें हमें सिस्ट दिखाई दे रहा है। अब जब हमें सिस्ट दिखाई दे रहा है अल्ट्रासाउंड पे, तो वो सिस्ट कैसा भी, उसकी हमें कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है, उसका अपीयरेंस देखना पड़ता है। कई बारी वो देखने में बस पानी की थैली है, वो सिंपल है, हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। हम पेशेंट को समझाते हैं कि मैडम ये नॉर्मल सिस्ट है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा किसी को अगर वरी करना, कोई वरी करता है कि कहता है नहीं मुझे ये सिस्ट नहीं चाहिए, आप इसका इलाज कर दो,
तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं, बेसिकली जो हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, हार्मोन्स की टैबलेट्स होती हैं, हम वो देते हैं 2-3 महीने के लिए। हार्मोन्स बाहर से देते हैं, बॉडी के हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं और वो सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है, अपने आप रप्चर हो जाती है और गायब हो जाती है, राइट। अब ये कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स की बात है जिसपे नॉर्मल सिस्ट है। अब कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में वो सिस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो देखने में सिंपल सिस्ट नहीं हो सकती, वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। उसके अंदर ब्लड हो सकता है, उसके अंदर कुछ और मटेरियल हो सकता है, किसी किसी में कोई हेयर्स होते हैं, किसी किसी में टीथ होते हैं, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। राइट। अब ये जो डर्मोइड सिस्ट होते हैं, ये इनका अगर साइज जो है 5 या 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब हम इसको निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। पर अगर इसका साइज जो है 2 to 3 सेंटीमीटर है, ये आराम से पड़ा हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इसके लिए भी कई बार हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि डर्मोइड सिस्ट भी जो सिस्ट होता है वो एक बिनाइन सिस्ट है, और इसके टर्निंग इनटू अ मेलिग्नेंसी जो चांसेस है वो less than 1% है, जो ना के बराबर है। तो अगर वो हमें कोई कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मेरे को कोई सिम्टम क्रिएट नहीं कर रहा है, मेरे को कोई पेन नहीं कर रहा है, मेरे को कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं कर रहा है, तो मुझे उसको भी हाथ नहीं लगाना है, राइट। एक और टाइप का सिस्ट होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, जिसके अंदर डिविजन्स होती हैं, सेप्टा होते हैं, राइट। वो कैंसर्स होते हैं, ठीक है। अब कैंसर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन कैंसर्स होते हैं, एक मेलिग्नेंट कैंसर्स होते हैं। बिनाइन कैंसर्स होते हैं कि जो भाई अगर मेरी बॉडी में है तो भी मुझे वो उसी जगह पे है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मेरी बॉडी के अंदर फैल नहीं रहे, पर वो कैंसर तो है। अगर वो राइट। कैंसर है एक जगह पे भी है तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजुअली साइज ऑफ द सिस्ट अगर मोर देन 8 सेंटीमीटर है, सिस्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड में सेप्टा है या डिविजन्स है, या उसके अंदर कहीं कहीं पे हेमरेज है या सॉलिड मटेरियल है, तो उस सिस्ट को हमें निकालना पड़ता है, और उस सिस्ट को निकाल के हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना पड़ता है, टू सी कि जो हमने डायग्नोसिस बनाया है वो ठीक भी है कि नहीं है, कि हमने जबरदस्ती किसी पानी की थैली को निकाल दिया है। बट 99% ऑफ द टाइम्स अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाता है कि वो जो सिस्ट है वो निकालने की जरूरत है कि निकालने की जरूरत नहीं है। फिर एक और टाइप के सिस्ट हैं जिनको मेलिग्नेंट सिस्ट बोलते हैं, मतलब जो मेलिग्नेंसी है जो अलग अलग जगह पे फैली भी हुई है, ठीक है। तो उसमें हमें सिस्ट तो निकालना ही पड़ता है, हमें ओवरी भी निकालनी पड़ती है, हमें यूट्रस भी निकालना पड़ता है, और उनको हमें बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी देखना देना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ ये कहना कि अगर आपकी बॉडी में सिस्ट है और चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं किसी भी मरीज को, या किसी भी ऐसे चैनल पे भी हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अगर कोई सिस्ट है तो यस, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको चेक कराइए, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि वो ठीक है, वो बिनाइन है, वो मेलिग्नेंट है, वो निकालने लायक है कि नहीं है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, राइट। फिर एक और सिस्ट के बारे में जिसके बारे में हमें बात करना है, जो बहुत कॉमन है, वो एंडोमेट्रियोसिस। आज के जमाने में एंडोमेट्रियोसिस इस बेल्ट में, स्पेसिफिकली हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, 20 to 30% प्रेवलेंस है। मतलब अगर 100 फीमेल में से हम देखें तो 20 फीमेल्स को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की समस्या है। अब ये राइट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट क्या होता है? अब क्या होता है कि नॉर्मली हमें नीचे से मेंसेस आते हैं, वजाइना से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आता है, बाहर निकल जाता है। अब जिनको एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ होती है, जिनको एंडोमेट्रियोसिस की पैथोलॉजी होती है, उनमें क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ये नीचे से तो बाहर आता ही है, ये साथ के साथ इसका बैक फ्लो होने लगता है, ये फलोपियन ट्यूब्स में जाता है और फलोपियन ट्यूब से ये ओवरीज में चला जाता है। जब ये ओवरीज में चला जाता है तो वहां पर कलेक्ट होने लगता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, और वो कलेक्ट हो के वो एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बना देता है। अब ये जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, जिसको पैथोलॉजी है एंडोमेट्रियोसिस की, उसके लिए क्या इलाज है? उसको जल्दी से प्रेग्नेंट होना है, बच्चा करना है, और उसके बाद उसका इलाज कराना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसमें एक हार्मोन बढ़ गया हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं बेसिकली। वो हमारा हार्मोन बढ़ गया ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से जो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो पीछे की तरफ आने लगा और वो कलेक्ट होने लगा। जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी कमी है, उसकी वजह से वो ब्लड जो है वो निकल नहीं पाता है, एग रप्चर नहीं हो पाता है बेसिकली, तो उसमें फिर से वही ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस की जिनको समस्या होती है, हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि भाई
आप जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चा करो, और बच्चा करने के बाद जब प्रेगनेंसी एक आता है तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो एंडोमेट्रियोसिस के लिए मतलब यूजफुल रहता है, मतलब वो एंडोमेट्रियोसिस को श्रिंक कर देता है, राइट। तो कई बार प्रेगनेंसी होने से ही वो ठीक हो जाता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। पर कुछ लोग होते हैं जिनका एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ठीक नहीं होता है, राइट। उनका राइट। बड़े बड़े एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो जाते हैं। ये जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है ये थोड़े खतरनाक हैं, बिकॉज ये इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, बिकॉज एक क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो गंदा होता है, उसकी वजह से ये साथ में अपने ऑर्गन्स के साथ चिपक जाते हैं, दोनों ओवरीज कभी साथ में जुड़ जाएंगी, ये यूट्रस के पीछे जाके जुड़ जाएंगे, या आते होती हैं पीछे, हमारे यूट्रस के पीछे रेक्टम होता है उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जाके जुड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर वो मरीज को या लड़की को बहुत तकलीफ करना शुरू कर देते हैं, उसको बहुत पेन होता है, मेंसेस में पेन होता है, वैसे भी पेट में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस का इलाज कब करना है ये भी आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, कैसे करना है ये भी आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। कोई यंग गर्ल है, 20 साल की है, 25 साल की है, ऑब्वियसली इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी, तो हमें उसकी एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस करना है, उसके लिए हमें उसको कुछ मेडिसिन देनी है। सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन फॉर एंडोमेट्रियोसिस। हम राइट। सर्जरी उन लोगों के लिए करते हैं एंडोमेट्रियोसिस में जिनका या तो एंडोमेट्रियोमा बहुत बड़ा होता है, जो उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है, या कोई हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हमें वो अफेक्ट कर रहा है, तब हमने उसको निकालना है। ऐसे ही हम एंडोमेट्रियोसिस को निकालना नहीं चाहते हैं, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस इज अ रिकरिंग डिजीज। हम निकाल देंगे वो फिर से बन जाएगी, क्योंकि हम उसकी पैथोलॉजी नहीं खत्म कर रहे हैं राइट। सर्जरी से, उसकी पैथोलॉजी तो कुछ और ही है, जो मेडिसिन से भी एक्चुअली खत्म नहीं होती है, मेडिसिन से भी हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो decision of removing the endometriotic cyst or any cyst has to be taken by the concerned gynecologist only, and please go to a good gynecologist, कि कहीं पर भी नहीं चले जाना है, क्योंकि every cyst doesn't warrant a removal, और every cyst doesn't warrant कि वो ठीक भी है, राइट। तो ओके। क्या राइट। ठीक है क्या नहीं है वो डिसीजन बनाना एक अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट का काम है, और वो आपको जब भी देखेगा तो वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या चीज है क्या नहीं है, और आपको वो समझ में भी आएगी उसकी बात, और उसके हिसाब से आप अपना चूज भी कर सकते हैं। देखिए पेशेंट्स आजकल बहुत समझदार हैं, वो गूगल पढ़ते रहते हैं और भी किताबें भी कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, तो दे नो कि भाई इस सब हर जगह सब चीज का मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो कई बार वो हमें भी आके बताते हैं कि आप ये कर लो मैम, आप ये कर लो मैम। ऑल्दो ठीक है हम उनकी बातें मान नहीं जाते हैं, पर यस हमें पेशेंट की भी बात सुनना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट नोज व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्व्स, राइट। सो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच हमें बना के चलना पड़ता है, हमें कई बार पेशेंट की भी बात सुननी पड़ती है, कई बार अपने सेंसिबिलिटीज यूज करनी पड़ती हैं, अपनी इंट्यूशंस यूज करनी पड़ती हैं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस यूज करने पड़ते हैं, एंड देन वी डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्ट। नाउ एक सिस्ट हमारा रह गया जो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, जो जो सबको जानना होगा, बिकॉज एवरी थर्ड फीमेल इन आवर कंट्री नाउ इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। राइट। अब ये क्या चीज होती है? जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है वो एक्चुअली में सिस्ट नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि ड्यू टू दी हार्मोनल इम्बैलेंस इन आवर बॉडी, जो एग है ना वो टाइम पे बन के बढ़ के रप्चर नहीं हो रहा है। तो जब एग राइट। बन के बढ़ के रप्चर नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होता रहता है हमारी ओवरी में। तो जब वो हमारी ओवरी में कलेक्ट होता रहता है तो ओवरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है, उसके साइड साइड में किनारे किनारे पे गोले 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 से नजर आते हैं हमको, जो एक्चुअली में एग्स होते हैं, जो कि बड़े नहीं, बने नहीं और रप्चर नहीं हुए। तो वो सिस्ट नहीं होता है बेसिकली। उसको हाँ हम टर्मिनोलॉजी हमने दे दी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बिकॉज हमें बहुत सारे एग्स ऐसे इकट्ठे दिख रहे हैं तो पॉलीसिस्टिक, क्योंकि वो छोटे छोटे पानी के थैले हैं इसलिए उसको पॉलीसिस्टिक नाम देके और उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोल दिया। तो इसमें ओवरी की कोई बीमारी नहीं है, ये ओवरी का कोई सिस्ट नहीं है, ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारा एग बनना नहीं है, बड़ा नहीं है, रप्चर नहीं हुआ है, और वो पेरिफेरी पे जाके कलेक्ट हो गया है, बस दैट्स इट। Right. So we can say that yes, we have many cysts. Obviously, we can differentiate with these differences. But again, जैसे कि डॉक्टर कांची ने बोला
कि proper management is really important. So doctor, we have one query related to endometriotic cyst only. Multiple endometrium cyst in ovaries can be reduced through hormonal medicines. Could it be possible? हाँ, देखो, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को हम जब हार्मोनल मेडिसिन देते हैं, यस, दे कैन डिक्रीज इन साइज, दे कैन रिमेन द सेम साइज, बट मोस्टली दे विल नॉट इंक्रीज इन साइज। यस, दे मतलब हेल्पफुल होते हैं ये हार्मोनल मेडिकेशंस। ये आपके सिस्ट को हो सकता है कि कम कर दे, पर बिल्कुल खत्म कर देंगे ऐसा यूजुअली हमने कम देखा है। ठीक है, तो अगर Okay. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, उसका पैथोलॉजी अलग है। पैथोलॉजी ये है कि भाई मेंस्ट्रुअल ब्लड तो हमेशा आएगा ही, मेंसेस आएंगे ना हमको। जब मेंसेस Hmm. आएंगे हमको तो ब्लड आएगा, ब्लड जब आएगा तो वो बैकफ्लो भी होके आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होएगा ही। हमने हार्मोनल मेडिसिन क्यों दिए हैं? हार्मोनल मेडिसिन हम इसलिए देते हैं कि वो मेंसेस बंद कर दें, राइट? Okay. अब कुछ लोग Understood. तो मान जाते हैं उस चीज के लिए कि भाई हमारे Hmm. मेंसेस बंद कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई लोग ये भी नहीं मानते कि हमारे मेंसेस बंद कर दो, तो हमें उनमें दूसरी हार्मोनल मेडिसिन देनी पड़ती हैं। दूसरी हार्मोनल मेडिसिन से एक्चुअली में उसकी पैथोलॉजी नहीं चेंज हो जाएगी, पैथोलॉजी रहेगी। तो यस, साइज जरूर डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर, ना के बराबर है। Yeah, right. And doctor, usually we heard about this particular word, chocolate cyst. और बहुत सारे हम्म। केसेस में ये भी सुनने में आया है कि जब आप स्टिमुलेशन पे जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर आईवीएफ, then there's a tendency, or we can say the chance of bursting of that cyst. So how to avoid that? और क्या स्टिमुलेशन हर बार हमें उस चॉकलेट सिस्ट की बर्स्ट करने की तरफ लेकर जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है पूर्णिमा जी। जो चॉकलेट सिस्ट है ये बेसिकली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, ठीक है। और जब हम ओवरीज को स्टिमुलेट भी करते हैं तो ये चॉकलेट सिस्ट के बर्स्ट होने के जो चांसेस है ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। चॉकलेट ओके। सिस्ट का जो सरफेस है वो बहुत थिक है, राइट? वो नॉर्मल सिस्ट की तरह नहीं। एक पानी का सिस्ट है, एक बलून है, उसके अंदर पानी है, आप ऐसे करके उसमें फूक करेंगे पानी निकल जाएगा, राइट? पर अब मान लीजिए कि एक मोटा बलून है, मोटी वॉल वाला बलून है, उसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। राइट। तो वो ब्लड जो है वो पूरा बलून को फुला नहीं पा रहा है ना। उसकी एक मतलब जो ब्लड है वो पूरा प्रेशर नहीं दे पा रहा है सिस्ट की वॉल पे, उसकी प्रेशर नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको ऐसे वो भी करेंगे तो भी वो रप्चर नहीं होगा कभी भी, राइट? ओके। तो ओके। क्या कहते हैं कि उसकी वॉल इतनी थिक होती है और उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो इतना थिक होता है कि इट कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन इट, एंड इट उसके बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं अनटिल अनलेस हम उसको जोर से जानबूझ के फोड़े, राइट? वो अलग चीज है। पर वो खुद रप्चर होगा उसके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं होता है, ओके। ठीक है। और जब एंड हम स्टिमुलेट करते हैं वी हैव टू सी कि जब हम इंजेक्शन देते हैं स्टिमुलेशन के लिए आईवीएफ में, वी हैव टू सी कि भाई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का लोकेशन कहाँ है, राइट? अब मान लीजिए अंडरस्टूड। ये मेरी ओवरी है, ये मेरी ओवरी है, और मेरे को मान लीजिए यहाँ से उसको पंचर करके एग्स निकालने हैं, है ना? तो अगर मेरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी नीचे एग्स लेने के लिए? तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होएगा। तो आई हैव टू सी कि मुझे स्टिमुलेट करना भी है कि नहीं करना है, राइट? मुझे फिर पहले ये राइट। निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं स्टिमुलेट करूंगी। अब मान लीजिए मेरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यहाँ पड़ा हुआ है और मेरे नॉर्मल एग्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो मेरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट पड़ा है वहां पे, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मैं जाऊंगी ऊपर से एग्स निकालूंगी, निकाल के उसको बाहर आ जाऊंगी। तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को मैंने कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया, मैंने कोई इसको नीडल से हर्ट नहीं किया, वो नहीं रप्चर होगा। वो कैसे रप्चर होएगा? उसके ऊपर जो मैं इंजेक्शन दे रही हूँ उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। ओके, अंडरस्टूड। एंड डॉक्टर, वन मोर थिंग, यूजुअली व्हेन वी हैव दिस चॉकलेट सिस्ट, तो डॉक्टर कहते हैं या तो आप इसको रिमूव करवा लीजिए या आप इसको ड्रेन करवा लीजिए। सो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? सो ड्रेनेज का तो कोई सेंस नहीं है चॉकलेट चिप्स में, ड्रेनेज बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर कोई बोल रहा है ड्रेनेज करवाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। यस, हाँ, निकलवाना आप चाहते हैं, आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास बच्चे हैं, और
और कोई दिक्कत नहीं है तो आप ठीक है, आप निकलवा सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिर से दोबारा से हो जाएगा। तो राइट। प्रेफरेबली हमेशा मेडिकल मैनेजमेंट बेटर है। देखो इसका इलाज एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनका इलाज है ओवरी भी निकालनी पड़ती है, हमें यूट्रस भी निकालना पड़ता है, ये इसका इलाज है। पर हम ओवरीज और यूट्रस ऐसे ही तो नहीं निकाल सकते हैं, जब तक हमारे पास बच्चा नहीं होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी, हम कैसे ओवरी और यूट्रस निकाल सकते हैं, राइट। ओवरी में से एक बार एंडोमेट्रियोसिस निकाला, हमने मेडिसिन दी उसको 2-3 महीने के लिए, उसने खाई, उसको लगा मैं ठीक हो गई, मेडिसिन स्टॉप कर दी, वो दोबारा से 6 महीने बाद रेकरेंस हो जाएगा। एक बार ओके। सर्जरी कर ली और दोबारा से रेकर हो गया, फिर उसका क्या फायदा हुआ हमारे को। तो व्हाट वी डू इज यूजुअली कि भाई अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है और ऑल्दो फैमिली कंप्लीट भी है, एज के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अगर एज उसकी कम है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, इनफैक्ट 50 तक भी हम प्रेफर नहीं करते हैं कि हमने क्यों निकालना है यूट्रस और ओवरीज, बिकॉज उसको निकालने के बाद मेनोपॉज हो जाएगा, वो मेनोपॉज वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स को आनी शुरू हो जाएंगी। तो वी हैव टू सी कि हम मतलब किस पेशेंट के लिए क्या मैनेजमेंट करना है, ये पेशेंट और डॉक्टर मिलके डिसाइड कर लेता है। तो अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं मेरे को बहुत तकलीफ है एंडोमेट्रियोसिस से, मुझे नहीं रखना है, तो हम उसको निकाल देते हैं, फिर उसको कम कहते हैं कि भाई अब मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेते रहोगे और कंटिन्यूअसली चेकअप कराते रहोगे, इसको बीच में नहीं छोड़ना है। द पेशेंट शुड नो दैट ही शी हैज टू टेक द मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपरली, अदरवाइज द सिस्ट इज गोइंग टू रिकर, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला है। Right. So again, we emphasize on the fact that yes, if you have cyst, don't worry. Every cyst has a management protocol, and that protocol will be very effectively managed by your doctor. और जैसे कि डॉक्टर कांची ने शुरू में बोला कि आप प्लीज इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाके अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू विजिट द प्रॉपर डॉक्टर. डॉक्टर डजंट मीन कि आप हमें आपको कह रहे हैं कि ऑलवेज यू शुड विजिट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. बट अगर आपको ज़रूरत है और आप अभी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, देन प्रेफरेबली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विल बी द राइट चॉइस फॉर यू. आई थिंक डॉक्टर कांची हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि सिस्ट बहुत तरीके के हैं, लेकिन हर बार उनसे डरना ज़रूरी नहीं है. एंड एज आई मैंशन बिफोर ऑल्सो, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा नेचुरल साइकिल के बारे में भी बताएं. जिस आई जस्ट रेड अबाउट दैट इन योर प्रोफाइल. What exactly is this minimal stimulation cycle, IVF cycle and natural IVF cycle? सो पूर्णिमा जी, वैसे यूजुअली हम नॉर्मली आईवीएफ में क्या करते हैं, हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिससे हम एग्स को बड़ा करते हैं, और जब एग बड़े हो जाते हैं तो उनको हम अंडर एनेस्थीसिया रिट्रीव कर लेते हैं। ये नॉर्मल तरीका है आईवीएफ करने के लिए। अब यूजुअली जब हम इंजेक्शन देते हैं तो हम हाई डोज ऑफ इंजेक्शन देते हैं, बिकॉज वी वांट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स जो है बड़े हो जाएं, मैक्सिमम Hmm. नंबर ऑफ एग्स हम रिट्रीव करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बने और हमारी प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाए, राइट। पर अब कुछ ये नॉर्मल तरीका है आईवीएफ करने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एग्स का क्वांटिटी बहुत कम होता है, राइट, जिनका एएमएच कम होता है, जिनका किसी प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो सकता है कि उनका एग काउंट कम हो, या जेनेटिकली उनका एग काउंट कम हो सकता है, या एज इंक्रीज हो गई है उसकी वजह से एग काउंट कम हो गया है। तो कुछ काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका एग काउंट कम हो जाता है। तो उन पेशेंट्स के लिए अगर हम हाई डोज ऑफ इंजेक्शन भी हम उनको देंगे, नंबर ऑफ एग्स तो कम ही है ना उनके, तो मैं हाई डोज ऑफ इंजेक्शन दूंगी तो भी वो एग बड़ा हो जाएगा। पर अगर मैं Hmm. लो डोज ऑफ इंजेक्शन दूंगी तो भी वो एग बड़ा तो भी होगा, वो राइट अंडरस्टूड. हम्म. राइट। अब किसी की ओवरी में 4 एग्स पड़े हैं, मान लो मैंने देखा, मैंने अल्ट्रासाउंड किया, मुझे लगा 4 एग्स दिख रहे हैं। अब यही 4 एग्स बड़े होंगे, इससे ज्यादा तो बड़े हो भी नहीं पाएंगे। तो अब उन 4 एग्स के लिए जरूरी नहीं है कि मैं उनको हाई डोज ऑफ इंजेक्शन दूं, बिकॉज वो लो डोज ऑफ इंजेक्शन से भी मेरे चारों के चारों एग्स बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे राइट. लोगों के लिए हम लो डोज ऑफ इंजेक्शन देते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको हम मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ कहते हैं। इसके रिजल्ट और हाई डोज ऑफ इंजेक्शन के ड्रग्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, बट ये जो मिनिमल स्टिमुलेशन है ये एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स के लिए ही है, ये सारे पेशेंट्स के लिए नहीं है,
राइट? राइट। दिस इज फॉर ओनली सबसेट ऑफ पेशेंट जिनका एग का क्वांटिटी कम है और जिनको हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कम अमाउंट ऑफ इंजेक्शंस में भी बड़े हो जाएंगे, हो राइट? जाएंगे, राइट, तो अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें आता है और एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स के लिए ही हम यूज करते हैं और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। दूसरा सबसेट ऑफ पेशेंट्स है पीसीओएस के पेशेंट्स। अब पीसीओएस में राइट। क्या है, एग का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एग्स तो पड़े हुए थे, सारे पड़े हुए थे, कोई बड़ा ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो हम जब इनको इंजेक्शन लगाते हैं, अगर हमने हाई डोज में इनको इंजेक्शन लगाए तो बहुत ज्यादा एग्स बड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भी एग्स हमें नहीं चाहिए, अब हमें 40-50 एग्स थोड़ी चाहिए किसी को प्रेगनेंसी देने के लिए, हमें तो वही 10-12 एग्स चाहिए किसी को एक प्रेगनेंसी देने के लिए। सो व्हाट वी वांट इज अ proper stimulation so we get a sufficient quantity of eggs and not high quantity of eggs। तो पीसीओएस के भी पेशेंट्स में हम लो डोज ऑफ इंजेक्शन देते हैं जिसको हम मिनिमल स्टिमुलेशन बोलते हैं, ताकि उनके जब एग्स बड़े हो तो वो उनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं हो, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी होगी तो भी वो हाइपर स्टिमुलेशन करता है और उसके अपने साइड इफेक्ट्स है, अपनी प्रॉब्लम्स है, वो एक अलग डोमेन आ जाता है, राइट? तो वी वांट की ओनली फ्यू अमाउंट ऑफ एक्स टू बी, तो उनमें भी हम मिनिमल स्टिमुलेशन जो है वो यूज करते हैं। तो ये दो सबसेट ऑफ पेशेंट हैं जिनमें हम मिनिमल स्टिमुलेशन यूज करते हैं और इनके रिजल्ट्स आर कंपेरेबल जैसे कि हम कन्वेंशनल स्टिमुलेशन करते हैं। अब अगर मैं नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करूं तो ये बहुत ही अपकमिंग है, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बिकॉज देखिए अब हिंदुस्तान है, हमारी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब चाहे कोई कितना भी रिच है या कितना भी पैसे वाला है तो भी एक अमाउंट ऑफ मनी ही वो अपनी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे लगा सकता है, राइट? तो अगर मैं नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कई बार हम कोई दवाई दे देते हैं या कोई हमने मेडिसिन दे दी या बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ ड्रग कोई इंजेक्शन दे दिया। इसमें हमने ये देखना है कि जैसे नेचुरली हमारा एक बड़ा, हर महीने एक बड़ा होता है, रप्चर होता है, तो जब वो एग बड़ा हो जाता है, अपने पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाता है, तो उसको हम अंडर एनेस्थीसिया रिट्रीव करते हैं, राइट? सिर्फ वो एक ही एग हम रिट्रीव करते हैं, उसको ओके। चेक करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और देखते हैं कि एम्ब्रियो कैसा बना है हमारा, राइट? कई बारी हम निकालेंगे एग तो वो एग का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा या कभी एम्ब्रियो बनेगा नहीं। तो नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करूँ तो हमें कई बारी एग्स निकालने पड़ते हैं और कई बारी हमें फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाना पड़ता है। अभी हर बारी जो निकालने का खर्चा है वो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 हजार रुपए के अराउंड आता है, जो आईवीएफ प्रोसीजर का कॉस्ट है। तो वो हर महीने कोई 70 से 80 हजार रुपए सिर्फ एक एक एग एक के लिए एग नहीं खर्च नहीं करना चाहेगा ना, तो वो तो यही चाहेगा कि भाई आपको एक जो ही। भी एग्स है ये एक ही बार में 70-80 हजार में खर्च करता हूँ, आप एक ही बारी में निकाल लो। तो बिकॉज आईवीएफ में भी वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। तो बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो ना के बराबर आप समझ लीजिए जिनको हम नेचुरल साइकिल आईवीएफ हम कर पाए हैं या हम कर पाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली वो हमारा कंस्ट्रेंट आ जाता है, राइट? बट जापान में और यूएस में देर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग नेचुरल साइकिल आईवीएफ एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट, बिकॉज वहां पर जो फर्टिलिटी है वो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, तो they can do their research on that subject and they are able to do it। but in India at present natural cycle IVF अगर मैं बोलूं तो वो ना के बराबर ही है, राइट? इंटरेस्टिंग है बहुत, इंटरेस्ट, बिकॉज बिल्कुल राइट। क्या कहते लो हैं कि स्टिमुलेशन हाँ, नीडेड। क्योंकि उसमें कोई स्टिमुलेशन नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ ड्रग और वो बिल्कुल नेचुरल जैसा है, नेचुरल क्वालिटी ऑफ एग मेरा आ रहा है वैसा है। तो यस, दैट इज अ रिसर्च थिंग मोर फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, रादर देन कि हम पेशेंट्स को हम उसको नहीं अभी यूज कर सकते हैं, जब मतलब पेशेंट्स के लिए वो ठीक नहीं रहेगा बेसिकली। Right. And doctor, you just mentioned about minimal stimulation cycle. So क्या endometriosis के patients के लिए ये minimal stimulation cycle फायदेमंद है कि नहीं?
एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में देखो पूर्णिमा जी, हमें फिर से वही एएमएच हमें देखना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर एंडोमेट्रियोसिस के साथ मेरा एक क्वांटिटी कम हो गया है तो यस, हम मिनिमल ओके। स्टिमुलेशन उनमें यूज करते हैं। अब मिनिमल स्टिमुलेशन भी कई बारी जब हम पूर्णिमा जी करते हैं ना, तो मिनिमल स्टिमुलेशन के भी हमें 2-3 साइकिल कई बारी करने पड़ जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एग्स हमारे अगर वैसे ही कम है तो हम जब निकालेंगे भी एग्स तो नंबर कम ही निकलेगा एग्स का। अब उसमें से कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, कितने एम्ब्रियो बना रहे हैं, ये भी देखना हमको जरूरी होता है। क्या कहते हैं, कई बार हमें 2 to 3 साइकिल्स ऑफ मिनिमल स्टिमुलेशन करना पड़ता है, पर पेशेंट इसके लिए मान जाते हैं बिकॉज इसका फाइनेंसिस थोड़ा सा हम वो कर पाते हैं सेंसिबल राइट। तरीके से। वी कैन फॉर्म अ पैकेज for that and patients are able to do that. So there are few patients of endometriosis also जिनके लिए हमने minimal stimulation किया है with good results, but we have to then see कि हमने किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है। That we have to decide on various parameters actually. मतलब राइट। एक अगर मैं कहूँ कि एक कोई पैरामीटर है जिससे मैं डिसाइड कर पाती हूँ तो ऐसा नहीं है। नहीं। राइट, अंडरस्टूड। एंड वन मोर थिंग, एक मिथ है कहिए, या आई डोंट नो कितना उसमें सच्चाई है कितना नहीं, अगर बहुत सारे सिस्ट हो गए तो एक डर रहता है कि कहीं ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है, और See, यूजुअली लोग बोलते भी हैं कि ओवरीज में बहुत सिस्ट थे तो आई थिंक कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, तो व्हाट यू सजेस्ट? सी देखिए मैम, सिस्ट वही मैंने कहा कि डिपेंड करता है आप कैसे टाइप का सिस्ट है। अगर वो सिंपल सिस्ट है तो वो अगर है भी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, वो कैंसर कभी भी नहीं बनेगा, राइट। पर जो बिनाइन बिनाइन सिस्ट है या जो मलिग्नेंट सिस्ट है या जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, हाँ, ये हम ताउम्र उसको नहीं रहने देना चाहेंगे हमारे ओवरी के अंदर। राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस में भी 2 to 3% चांसेस है कि वो मेलिग्नेंसी बन जाए। जो बिनाइन सिस्ट है, बिनाइन बिनाइन ओवेरियन सिस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं 1 to 2% चांसेस है कि वो मेलिग्नेंसी में चेंज हो जाए, और बाकी अगर जो मेलिग्नेंट है ही वो तो है ही, तो उनको हम राइट। नहीं रहने देते हैं। पर जो सिंपल सिस्ट है और या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, अंडरस्टूड। एंड व्हाट अबाउट एट टाइम्स डॉक्टर सेज कि कोई बात नहीं, सिस्ट है तो आपके पीरियड्स के साथ ये निकल जाएगा, तो क्या ऐसे भी सिस्ट हैं जो बिना हमें कुछ कहे निकल जाते हैं? बिल्कुल, जो सिंपल सिस्ट है मैम, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हार्मोन्स रेगुलेट होंगे, अपने आप रप्चर हो जाएंगे और मेंसेस के साथ वो निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो जो सिंपल सिस्ट है। ये सिंपल। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, बिनाइन सिस्ट, मेलिग्नेंट सिस्ट, ये सिस्ट जो है वो नहीं निकलेंगे अपने आप। जो सिंपल सिस्ट है, हार्मोन्स की वजह से बने हैं, वो जरूर निकल जाएंगे। So we have one question related to this dermoid cyst only. I removed my dermoid cyst 2 mm on Monday via laparoscopy surgery before my IVF journey. So she's asking, ki, is it a good decision? It will हाँ, help in दैट्स अ फाइन implantation. डिसीजन। ये सी इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, ये नहीं हम बोल सकते हैं। डर्मोइड सिस्ट आपके स्टिमुलेशन के रास्ते में आ रहा होगा, इसीलिए आपके डॉक्टर ने उसको निकाल दिया होगा। बिकॉज जब हम ओवरी को बड़ा करेंगे, एग्स को बड़ा करेंगे, उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो डर्मोइड सिस्ट बीच में आ जाएगा, वो एग्स रिट्रीव कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। यस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली बिकॉज आप नंबर ऑफ एग्स अच्छे से रिट्रीव हो पाएंगे। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा किया उन्होंने निकाल दिया, और उन्होंने कुछ सोच के निकाला होगा। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर इम्प्लांटेशन, बट येस, इट विल श्योरली improve the number of eggs which are going to be retrieved. And yes, number of eggs retrieve ज्यादा होंगे, हमारे number of embryos ज्यादा बनेंगे, तो हमारे chances of having a pregnancy are more. Right, understood. So we can say that yes, cyst होना कई बार घबराने की बात भी है, but again every cyst is not there to impact your fertility. अगर कुछ है तो timely intervention is really important, especially when we are discussing about endometriotic cyst. और सच में डॉक्टर, endometriosis, as you just mentioned before also, that these cases are on rise, and even I can say that endometriosis is quite prevalent in teenagers also. सी So टीनेज में बहुत जरूरी है एक्चुअली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने टच किया, थैंक यू फॉर दैट, मैं भूल गई थी इसको। देखिए, टीनेजर्स में मेंसेस के टाइम में कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है, राइट।
तो जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ज़रूर से कराना चाहिए, डोंट मिस इट, बिकॉज़ क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इस बेल्ट में प्रेवलेंस इंक्रीज हो रहा है, कई बारी हम एंडोमेट्रियोसिस को मिस कर सकते हैं। हम बेचारे बच्चे को एक तो पेन के साथ रहने के लिए बोलेंगे, दूसरा अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो कहीं ना कहीं वो मेरे एग्स के क्वांटिटी को कम कर रहा है, आगे जाके वो इनफर्टिलिटी करेगा। तो अगर वो पहले से डायग्नोज हो गया, हमें पता है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, उस लड़की की या उनके पेरेंट्स की भी, कि भाई आपने अभी तो ये हमने मैनेजमेंट कर दिया है, आपने आगे जाके इसकी जल्दी शादी करनी है, इसको जल्दी बच्चा करने को बोलना है। तो वो बच्चे को भी पता है कि भाई मेरी ये पैथोलॉजी है, ये प्रॉब्लम है, और मुझे इस चीज के लिए इसका ये सोल्यूशन है। तो टीनेज गर्ल्स, यस, इफ यू आर having menstrual pain in train during menses and it is very severe and इट इज, वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा मत समझना कि वो नॉर्मल है। यस, वो हो सकता है नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ऑफ द केसेस में हमें एंडोमेट्रियोसिस ही मिलेगा, पर यस, अगर 10 लोगों को ये दर्द पेन हो रहा है, उसमें से 2 या 3 लड़कियों को एंडोमेट्रियोसिस जरूर मिलने वाला है। तो आई थिंक एवरी गर्ल इफ हैज सिवियर पेन abdomen ड्यूरिंग द मेंसेस, प्लीज go to your gynecologist, go and get an ultrasound done, just check on yourself कि आप बिल्कुल ठीक हो कि नहीं, आपके अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं, and then again go to a good gynecologist, go to a गुड रेडियोलॉजिस्ट जो आपका अल्ट्रासाउंड, जिसको अच्छे से करना आता हो। ये कहीं पर भी ऐसे ही पूरा कहीं से भी अल्ट्रासाउंड करवा के भी फायदा नहीं होता है, बिकॉज देखिए यंग लड़कियों में यूट्रस और ओवरीज को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की विमेन को देखना इजी है बिकॉज हम उनका ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, बिकॉज दे कर आर लेते सेक्सुअली एक्टिव। लड़कियों के लिए हमने अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमें ब्लैडर फुल करना पड़ता है ओवरीज और यूट्रस को देखने के लिए। ब्लैडर फुल करने के बाद भी हमें कई बार वो अच्छे से नजर नहीं आती, बिकॉज उनका साइज बहुत छोटा होता है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव एट दैट टाइम, right? So please go to a good person who has that expertise in doing cases like this. Don't go anywhere and just get it done कि भाई बस अल्ट्रासाउंड करा लिया है, right? So that is also a very important aspect. राइट। और अगर आपको लगता है कि पीरियड्स में पेन है एंड जस्ट कि हमें भी पीरियड्स में पेन होता था तो तुम्हें हो रहा है तो नथिंग न्यू, डोंट इग्नोर इट। हो सकता है वो सच में उसके लिए पेन सहना मुश्किल है। इट्स जस्ट दैट कि हर बार हर पेन को सहना ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पेन वी नो, बट वी हैव टेंडेंसी टू से कि नहीं पीरियड्स में तो पेन होता है। सो नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन इन योर रिलेशन और कोई भी आपको अगर कह रहा है कि पीरियड्स पेनफुल हैं, देन प्लीज मेक श्योर कि आप उनको एक अच्छे डॉक्टर के पास